क्या चीजें पूछ, कोई कन्फ्यूजन तो। ये चला देना यार ये सी। द्वितीय फर्स्ट है ना। इसमें जैसे उमेद सिंह दे रखा है, दलेर सिंह लिखा है, इसमें सुजन शाह लिख रहा है उसमें। इसमें कोटा वाले में हाँ। दलेल सिंह के नाम है, सुरजन सा दुर्जन सिंह का ही नाम है। किसमें? बगरू के युद्ध में। मैंने क्या दलेल सिंह लिखा है? दुर्जन सिंह है। सही है। अरे दलेल सिंह तो कोटा का था ही नहीं। दलेल सिंह कोटा का राजा था या बूंदी का है? कोटा को कहां से आया वो दलेल सिंह? नहीं आवोगे तो कोटा को ही करोगे बेटा फिर तो। दत्तक पुत्र था। किसका दत्तक पुत्र था? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह का दत्तक पुत्र कौन था? दलेल सिंह। वास्तुक बेटा कौन? उम्मेद सिंह। तो तुमने कोटा में दलेल सिंह कैसे लिख लिया? तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना गुरुजी, कैसे लिखा दिया आपने? दलेल सिंह नहीं, वो दुर्जन सिंह है। क्या? दुर्जन सिंह कोटा का शासक थोड़ी था दलेल सिंह। दलेल सिंह तो बूंदी का था। दुर्जन सिंह ही लिखा है। उसको दुर्जन सिंह करो। मेवाड़ का था जगत सिंह द्वितीय है। कोटा का था दुर्जन सिंह। बूंदी का था उम्मेद सिंह। मैं पूरा की पूरा आमेर एक बार बोल रहा हूं, तुम कॉपी चेक करते चलना। दुर्जन, ठीक है? सारा एक सारा स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, कॉपी को मिलाते चलना। कोई ऐसे मैं कहां चेक करूंगा? मेरे को जहर खाने को तो टाइम नहीं मिलता। नरवर एमपी से भगवान कुश के वंशज आए थे। भगवान कुश के वंशज होने के कारण कछवाहा कहलाए थे। दूले राय तेजकरण ने 1137 में दौसा में बड़गुर्जरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। कोकिलदेव कीलदेव ने 1207 में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। आमेर में रामदेव ने कदमी महलों का निर्माण करवाया था। कदमी महलों में आमेर के राजाओं का राज्य अभिषेक किया जाता है। पृथ्वीराज कछावा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। पृथ्वीराज कछावा की शादी बीकानेर की राजकुमारी बालाबाई के साथ हुई थी। बालाबाई की साल आमेर में हुआ करती है। पृथ्वीराज कछावा के दरबार में कृष्णदास पयोहारी ने गलताजी को शास्त्रार्थ में जीता था। गलताजी को रामानुज संप्रदाय की पीठ बनाया था। पृथ्वीराज कछावा के 12 पुत्र हुआ करते थे। 12 पुत्रों की याद में आमेर को 12 भागों में बांट दिया था। इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत पृथ्वीराज कछावा के द्वारा की गई थी। रतन सिंह कछावा ने 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। भारमल ने 1562 में सांगानेर में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता 1562 में सांगानेर में स्वीकार की थी। दोनों की मुलाकात मजनू खां ने करवाई थी। अधीनता चकताई खां के सहयोग से स्वीकार की गई थी। बेटी हरकाबाई की शादी सांबर में 1562 में की गई थी। बेटी हरकाबाई की शादी के अवसर पर दो भगवंत दास और मान सिंह को अकबर के पास भेज दिया था। अकबर ने भारमल को राजा तथा अमीर उल उमरों की उपाधि दी थी। भारमल पहला राजा हुआ करता था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता की स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा भारमल हुआ करता था। भारमल का बेटा भगवंत दास ने सरनाल या सरवर के जंगलों में अकबर को अपनी वीरता का परिचय दिया था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 30 शिष्टमंडल में गया था। कोई बात नहीं। बेटी मानीबाई की शादी अकबर के बेटे जहांगीर के साथ की थी। इनके से बेटा पैदा हुआ खुसरो। खुसरो जहांगीर का अपवादी हुआ करता था। खुसरो के अपवाद के कारण बीकानेर का रायसिंह वाला आ जाता है। जहांगीर का अपवादी खुसरो हुआ करता था। मानीबाई ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मानीबाई ने अपने बेटे की हत्या की थी। उसे पुत्रंता कहा जाता है, लेकिन आपको याद नहीं करना। मानसिंह शासक बना था। मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ था। अकबर के पास 1562 में गया था। इसे अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है। अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से हुआ करता था। मानसिंह ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत रणथंभौर से की थी। इस समय रणथंभौर का शासक
सुरजनहाड़ा हुआ करता था, सुरजनहाड़ा को अकबर के अधीनता स्वीकार करवाने के लिए मजबूर किया। मानसिंह की मनसबदारी 7,000 हुआ करती थी। अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति मानसिंह हुआ करता था। मानसिंह को 1572 में गुजरात अभियान के लिए भेजा था। गुजरात अभियान से वापस लौटा था। 1573 में डूंगरपुर गया था। डूंगरपुर का शासक इस समय आस्करण हुआ करता था। इस अभियान के दौरान आस्करण के 2 पुत्र भान और सुजा मारे गए थे। सॉरी, दुर्गार बाघा मारे गए। दुर्गार बाघा मारे गए थे। डूंगरपुर से वापस लौटते समय महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 1573 में गया था। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था। नकीब खान ने इसका विरोध किया था, लेकिन नेतृत्व मानसिंह को सौंपा गया। उपाधि फर्जन दी गई थी। 1576 से 1580 तक मानसिंह खिचीवाड़ा का सूबेदार रहा। 80 में मानसिंह सियालकोट के लिए गया था। 81 में मानसिंह का काबुल अभियान था। मानसिंह ने काबुल अभियान के दौरान हाकिम को दक्षिण की ओर धकेल दिया था। काबुल का शासक था हाकिम, हाकिम को दक्षिण की ओर धकेला था, तो मानसिंह को सिंध का प्रशासक बना दिया गया था। 85 से 87 तक मानसिंह काबुल का सूबेदार रहा था। काबुल 87 से 94 तक मानसिंह बिहार का सूबेदार रहा था। बिहार में सरदारों का मुखिया पूरनमल को पराजित किया था। पटना को अपनी राजधानी बनाया था। मानसिंह का राज्याभिषेक 1589 में बिहार में हुआ था, क्योंकि भगवान दास की मृत्यु जयपुर में हो गई थी। जबकि विधिवत राज्याभिषेक 1590 में आमेर के कदमी महलों में हुआ था। मानसिंह ने बिहार में मानसिंह नगर नाम का शहर बसाया था। 1594 से लेकर 1605 तक मानसिंह बंगाल का सूबेदार रहता है। बंगाल अभियान के दौरान मानसिंह के 3 पुत्र जगत सिंह, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह मारे गए थे। जगत सिंह की याद में मानसिंह की पत्नी कंकावती ने जगत श्रोमणि मंदिर बनवाया था। जगत श्रोमणि मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। मीरा मंदिर राजस्थान में 3 है। जगत श्रोमणि मंदिर, कुंभश्याम मंदिर और 4 भुजा मंदिर हुआ करते हैं। बंगाल में जेसौर के शासक केदार से मानसिंह शिला माता की मूर्ति लेके आया था। शिला माता की मूर्ति आमेर में है। आमेर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी हुआ करती है। कछवाहा राजवंश की कुलदेवी जमवाय माता हुआ करती है। आराध्य देवी शिला माता है। शिला माता की मूर्ति अष्टभुजी है। मेला नवरात्राओं में लगता है। मानसिंह ने बंगाल में कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित किया था। लक्ष्मी नारायण की बेटी अबला से शादी की थी मानसिंह ने। मानसिंह को जहांगीर ने दक्षिण भारत में भेज दिया था, जहां पर एलिचपुर में 1614 में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। मानसिंह ने अजमेर में मान पैलेस का निर्माण करवाया था। मानसिंह के द्वारा वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। मानसिंह गोविंद देव जी को मानने वाला पहला शासक हुआ करता था। जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। मानसिंह के दरबार में पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा रत्ना लिखी गई थी। राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नृत्य निर्णय, थूनी प्रकाश। जबकि जगन्नाथ ने लिखी थी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मुरारीदास ने लिखी थी मान प्रकाश। सही है। मैं क्या फ्रीक्वेंसी में कई बार बोल तो देता हूं और स्क्रीन पे। तो मुरारीदास की कौन सी हुआ करती थी? मान प्रकाश। नरोत्तम दास की हुआ करती थी मानचित्र रासो या मानचरित्र रासो। दलपत राज की 2 पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति 2 रचनाएं हुआ करती थी। दादू दयाल जी जो हैं वो मानसिंह के समकालीन हुआ करते थे। मानसिंह का बेटा जगत सिंह का बेटा भाप सिंह राजा बना था। महासिंह का बेटा जयसिंह प्रथम को लेकर दमयंती दौसा चली गई थी और मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से राजा बनता है, क्योंकि इसे मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा 1637 में काबुल या कांधार अभियान के दौरान दी गई थी। 3 मुगल शासकों के समकालीन था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा कहा था, औरंगजेब ने इसे बाबाजी कहा था, यदुनाथ ने इसे उत्तर भारत का अद्वितीय शासक कहकर संबोधित किया था। मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक। उत्तर भारत का महेंद्रपाल है, यह मध्यकालीन भारत का है। 3 शासकों के समकालीन हुआ करता था। शाहजहां के 4 बेटे दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा और औरंगजेब के बीच में पहला युद्ध धर्मत का युद्ध हुआ, दूसरा दोराई का युद्ध हुआ था। साथ दिया था औरंगजेब का। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के पास भेजा था। शिवाजी के पास जब इसको भेजा गया था, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करके आया था 11 जून या 21 जून 1665। 32 दुर्गों में से कितने दुर्ग देगा ये? 23। और शिवाजी को मनसबदारी कितनी? 5000। शिवाजी को 5000 का मनसबदार से नियुक्त किया गया। मिर्जा राजा जयसिंह के अभियान हुआ करते थे। मिर्जा राजा जयसिंह को बीजापुर और गोलकुंड अभियान के दौरान चाकसू और अजमेर क्षेत्र दिया गया था। महावन यूपी में जाटों का विद्रोह करने के लिए गया था। इनकी डेट थोड़ी सी विवादास्पद चलती रहती है, तो वो विशेष बात। बीजापुर गोलकुंड नहीं लिखवाया? बताया था तो लिखाया नहीं, तो आपको बोलना चाहिए था ना। बोला था तो तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया।
ये लिखवाया ना, ये महावन लिखवा दिया, अहमदनगर लिखा दिया, दलेर खा पठान लिखा दिया, महावन लिखा दिया। ये काबुल अभियान क्या लिखा है तुमने? 35 लिख रखा है, 37 लिख रखा है? हाँ, तो तू कहाँ गई, तूने 37 क्यों नहीं लिखा? तो इसने 35 ही 35 लिख रखा है। 37 बीजापुर मिर्जा सादुल्ला की। चलो अभी याद दिलाना मेरा को, बीजापुर गोलकुंड लिखवाना ना। बीजापुर गोलकुंड बता तो दिया मैंने, याद कराया। बीजापुर गोलकुंड अभियान के दौरान जब गया था, बीजापुर गोलकुंड अभियान के दौरान इसे अजमेर और चाकसू का क्षेत्र दिया गया था। 1635 या 1637 में जब ये काबुल और कांधार के लिए गया था, मिर्जा राजा की उपाधि से इसे नवाजा गया था। 65 में संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि, सॉरी पुरंदर की संधि। 35 में से 23 दुर्ग दे दिए गए थे, 5000 का मनसबदार बना दिया गया था। शिवाजी को 5000 का मनसबदार दिया था। मानसिंह मिर्जाराज जयसिंह के जो दक्षिण अभियान हुआ करते, दक्षिण अभियानों की जानकारी कुलपति मिश्र ने दी थी। कुलपति मिश्र के कुल 52 ग्रंथ हुआ करते। मिर्जाराज जयसिंह बिहारी दास को एक दोहे के बदले सोने की एक मोहर दिया करता था। बिहारी दास की पुस्तक बिहारी सतसई हुआ करती थी। मिर्जाराज जयसिंह के बाद सवाई जयसिंह जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग में मिर्जाराज जयसिंह ने तोप डालने का कारखाना लगवाया था। सवाई जयसिंह ने जयवान तोप लगवाई थी। जयवान तोप अब तक के इतिहास में एक बार चलाई गई है। गोला चाकसू में गिरा था, जहां गिरा था वहां तालाब बन गया था गोलेराव। जयसिंह द्वितीय 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, तू काट के वहां पे लिख, फिर भूल जाएगी। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, रफीजात और मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि से नवाजा गया था। सवाई की उपाधि जयसिंह द्वितीय को दी गई थी, क्योंकि ये जयसिंह फर्स्ट से बोलने में सवाया था। बोलने में सवाया होने के कारण इसे सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, जबकि मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे महाराज अधिराज राज राजेश्वर की उपाधि दी गई थी। जयसिंह द्वितीय सवाई जयसिंह ने 1707 में आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। साथ दिया था आजम का, विजय हुई थी मुअज्जम की जब जीत हो गई थी तो मुअज्जम ने सवाई जयसिंह को पद से हटा दिया था, विजय सिंह को शासक बना दिया था। सवाई जयसिंह यहाँ से मेवाड़ जाता है। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय मारवाड़ के अजीत सिंह के साथ 1708 में देवारी समझौता करता है। देवारी समझौते के साथ इसे पुनः राजा बना दिया जाता है। सिसोदिया राजकुमारी चंद्रकवर के साथ में इसकी शादी कर दी जाती है। नहीं मिल रही है? जगत सिंह जयसिंह द्वितीय की उपाधि महाराज अधिराज राज राजेश्वर ने लिखाई, आगे लिखाई है। अब मुझे दे दे, पन्ने में ही ढूंढ लू। 1734 में धौलपुर होड़ा सम्मेलन बुलाया गया था। होड़ा सम्मेलन में सवाई जयसिंह द्वितीय ने भाग लिया था, लेकिन होड़ा सम्मेलन असफल रहा था। होड़ा सम्मेलन असफल सवाई जयसिंह ने करवाया था, ऐसी मान्यता हुआ करती है। सवाई जयसिंह ने मराठाओं के साथ रामपुरा का युद्ध किया था। 1735 में रामपुरा का युद्ध किया था। 1741 में धौलपुर समझौता हुआ था। धौलपुर समझौते के दौरान मराठाओं के साथ समझौता कर लिया जाता है। मराठाओं के साथ समझौता किया था धौलपुर, फिर अभय सिंह और भक्त सिंह दोनों की संयुक्त सेना को 1741 में गंगवाना के युद्ध में पराजित किया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया था। जयपुर की नींव 18 नवंबर 1727 को रखी थी। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हुआ करते थे। आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल हुआ करता है। पुर्तगाली जेवियर डिसिल्वा हुआ करते थे। 2019 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो नक्शे से बनाया गया था। कौन सा था? जयपुर। जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। गोविंद देव जी के मंदिर बिना खम्भों का दुनिया का सबसे बड़ा हॉल है। जयपुर के राजाओं के आराध्य देव है। गिनीज बुक में इसको शामिल कर लिया गया है। मंदिर को ऑनलाइन भी कर दिया गया है। जयपुर के अंदर सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सिटी पैलेस को चंद्रमहल के नाम से भी जाना जाता है। सिटी पैलेस 7 मंजिला हुआ करता है, 7 दरवाजे हुआ करते हैं। ये शायद मैंने नहीं लिखाया। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टा कहाँ लिखाया है? कॉपी में लिखाया होगा तो और कहाँ लिखाया? खोपड़ी पे थोड़ी लिखाता हूं मैं, बोलिए कहाँ लिखवाया है? कॉपी में। सवाई जयसिंह 7 मंजिला हुआ करता है, नहीं लिखवाया ये अलग बात होती है। कहां लिखाया है? कॉपी में या हाथ पे लिखाया? 7 मंजिला हुआ करता है, 7 दरवाजे हुआ करते हैं। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हुआ करते थे। कल्की मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जल महलों का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सिसोदिया रानी का बाग या सिसोदिया रानी का महल सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। 5 जंतर मंतर बनवाई गई थी। सबसे प्राचीन दिल्ली है, सबसे बड़ी जयपुर है। जयपुर जंतर मंतर में 19 यंत्र हुआ करते हैं। ऊंचाई मापने का यंत्र राम यंत्र है। दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। सौर घड़ी को सम्राट घड़ी के नाम से जाना जाता है। मौसम विभाग की जानकारी देने वाला जयप्रकाश यंत्र हुआ करता है।
खगोल शास्त्र की जानकारी देने वाला नाभिकीय यंत्र हुआ करता है। सवाई जयसिंह अंतिम राजपूत राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सवाई जयसिंह के दो गुरु हुआ करते थे, जगन्नाथ और अमानी शाह, दो गुरु हुआ करते थे। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष पर आधारित जयसिंहकारी का पुस्तक लिखी थी। जयसिंहकारी का ज्योतिष पर आधारित है। नक्षत्रों पर आधारित नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही लिखी थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे महाराजाधिराज राज राजेश्वर की उपाधि दी गई थी। अश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह ने करवाया था। अश्वमेध यज्ञ को रोकने वाला राजपूत शासक दीप सिंह कुमतानी हुआ करता था। दीप सिंह कुमतानी ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका था। अश्वमेध यज्ञ की सर्वप्रथम जानकारी नगरी चित्तौड़गढ़ से मिलती है। अंतिम जानकारी सवाई जयसिंह से मिलती है। सवाई जयसिंह ने सुजान कंवर से ईश्वरी सिंह पैदा हुआ, चंद्र कंवर से माधो सिंह पैदा हुआ। दोनों के बीच में पहला युद्ध राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में। राजमहल नामक स्थान टोंक में हुआ करता है। दूसरा युद्ध बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में। माधो सिंह के लिए 5 परगने दिए गए थे, टोंक, टोडा, राजमहल, निवाई और मालपुरा 5 दिए गए थे। राजा बन गया था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने विजय स्तंभ से प्रभावित होकर ईसरलाट बनवाई थी। ईसरलाट को सरगासूली भी कहा जाता है। ईसरलाट से कूदकर इसने आत्महत्या कर ली थी। राजा बना था माधो सिंह। माधो सिंह ने मराठाओं में कत्लेआम के आदेश दिए थे। माधो सिंह ने मराठाओं में कत्लेआम के आदेश दिए थे। माधो सिंह और मराठाओं का आमने सामना होता है। मराठाओं के साथ में काकोड़ का युद्ध हुआ था। काकोड़ का युद्ध 1759 में। मुगल शासक अहमद शाह हुआ करता था। अवध के सफदरगंज हुआ करते थे। भरतपुर के सूरजमल जाट हुआ करते थे। तीनों ने आपस में समझौता किया था। समझौते के दौरान रणथंभौर दे दिया गया था। रणथंभौर का शासक शत्रुसाल हुआ करता। शत्रुसाल के साथ आमने सामने हो गए। दोनों के बीच में 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध होता है। 1763 में माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? माधो सिंह। यहीं तक पढ़ाया, आगे पढ़ा दिया। प्रताप सिंह ने स्वयं ब्रजनिधि के नाम से रचना करता था। प्रताप सिंह ने संगीत सम्मेलन बुलवाया था। संगीत सम्मेलन जयपुर में बुलवाया गया था। संगीत सम्मेलन में देवर्षि ब्रजपाल ने राधा गीत गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। राधा गीत गोविंद संगीत सार के लेखक देवर्षि ब्रजपाल थे। खुद ब्रजनिधि के नाम से रचना करता था, जबकि बदन सिंह को ब्रजराज के नाम से जाना जाता है। हवा महल का निर्माण प्रताप, यहीं तक लिखा है। चलो, यहां तक टकाटक है ना तुम्हारा? प्रताप सिंह का मराठाओं के साथ सामना होता है। ये मैंने पढ़ा तो दिया शायद, कल मैंने बताया तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मालपुरा का युद्ध। तुंगा, पाटन, मालपुरा, इन युद्धों में प्रताप सिंह और मराठाओं का सामना होता है। प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था, बताया था। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। 5 मंजिला हुआ करता है। पहली को शरद, दूसरी को रतन, तीसरी को विचित, चौथी को प्रकाश, 5वीं को हवा महल कहा जाता। 5वीं को हवा महल के नाम से जाना जाता है। आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। 953 झरोके, 365 खिड़की। दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे, जिन्हें गुनीजन खाना या 22 भरमार कहा जाता था, जिसके अध्यक्ष चांद काऊ हुआ करते थे। चांद काऊ की उपाधि बुद्ध प्रकाश हुआ करती थी। ग्रंथ स्वर सागर हुआ करता। साहित्य के साथ पढ़ेंगे आगे। सवाई प्रताप सिंह ने 1787 में तुंगा का युद्ध किया, 1790 में पाटन का युद्ध किया, 1800 में मालपुरा का युद्ध किया, बता दिया था। हाँ जी, नमस्कार। बैठो बेटा, बैठो। हाँ, आपकी सम्यक में एक भी बैच नहीं होता है। अच्छा यार, सर क्या बोल रहे हैं आपके बारे में कि पूरे सम्यक में आप जैसा शानदार, अच्छा और सुसभ्य बैच नहीं होगा कोई भी। सर ने बोला है, आपके सामने बोला है। तो इसका मतलब खुद की तारीफ पे ताली बजा रहे हैं। चलो अच्छा है। देखो बेटा, ये टीम वर्क है और सर का जितना आशीर्वाद आप लेंगे उतना ही अपन फलेंगे फूलेंगे। देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो मिलने आया था राजी खुशी, क्योंकि मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी दिवाली के बाद, तो मैं देखूं तो सही। अच्छा, देखी थी क्या? तो इसलिए मिलने आ गया था। और मैं ये पूछने आया था बेटा, तुम्हारे जो टेस्ट है अभी रिसेंटली सबसे लास्ट कौन सा हुआ था बेटा? कब हुआ था बेटा? ओके, अभी नहीं हुआ ना, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, आप लोगों को कुछ कूपन दिए गए थे क्या?
गिफ्ट मिले थे क्या? उस कूपन से अगर तुम्हारे थ्रू कोई एडमिशन ले रहा है तो ऊपर से इनाम हो रहा है तुम्हारे लिए एक बढ़िया वाली, तो पता ही नहीं है वो, मैं कहीं को बताऊं, फिर पता करो अपने आप। शानदार वाली इनाम है, उसको काम में ले लो, उसकी 10 जनवरी है लास्ट डेट। अरे समझ गए क्या? क्या बता दूं? इनाम इतनी जबरदस्त है, चाहे लड़की हो लड़का, लेते ही 3 दिन तक तो नींद ही नहीं आएगी। इनाम लेते ही 3 दिन तक तो नींद ही नहीं आएगी, ये हो क्या रहा है। बहुत जबरदस्त चीज है। अगर हाँ, एक शानदार वाला ट्रैक सूट बनवाया, बढ़िया वाला, ए क्लास, पूरा फुल, यहां से यहां तक ट्रैक सूट, शानदार ए क्वालिटी का, ठीक है, काफी कॉस्टली भी है, और वो उस व्यक्ति के लिए जो हमारा स्टूडेंट है और उसके उस कूपन से उसमें एडमिशन होगा। किसी भी क्लास में नहीं बताया, केवल तुम्हें बताया, वो भी जब जब सर ने कह दिया कि बहुत अच्छा बैच है। नहीं, मैंने किसी भी बैच में ये नहीं बोला, ये जरूर बोला है कि नाम है, पर ये नहीं बताया कि क्या है। ठीक है, मैं तो बेटा नॉर्मली मिलने आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था, और अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है बढ़िया ढंग से। अगला टेस्ट लेकर के मुझे, और दूसरा मिलने का कारण यह था कि आपकी हिंदी की क्लास, उसके पीछे कारण भी आपको पता है, क्योंकि निकट भविष्य में मेंस का पेपर होने वाला है, और सब तो एक ही है बेटा। अब आप तो हमारे हो ही, अगर मैं चालू कर दूं फिर मेरी ड्रॉप हो तो दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूं कि एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल खत्म हो जाएगा, सर का तो भी चलेगा लंबा, या हिंदी खत्म हो जाएगा, तो मैं एक साथ तभी चालू करूंगा। तो थोड़े से दिन का एडजस्टमेंट है, 3-4 दिन में वापस वो ऐसे ही हो जाएगा ना, नया सब्जेक्ट लगाने का रहा, नहीं तो फिर वो अधूरा रह जाता है। मैं टुकड़े नहीं करना चाहता, वो रेगुलर ही होना चाहिए बेटा। अरे समझ रहे हो ना? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सपोर्टिव नेचर से आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट रेगुलर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर मैं क्षमा चाहता हूं, आपका मैंने वक्त लिया, बाकी आप आइए। हाँ, हिस्ट्री का टेस्ट आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा ना, आप क्लास के बाद, ठीक है? इसीलिए दो दिन की दिक्कत। तुम्हारे साथ रह रहे के मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो गया है, प्रताप सिंह। हाँ, क्या? कौन को भेज दिए? कुरकुरे वाले को? तो तेरी शक्ल कोई पाया होगा? तो बढ़िया आदमी से तो कोई एडमिशन करवाता तो बेनिफिट मिलता उसका। चलिएगा, देखो, मैं इसलिए नहीं कि मैं सम्यक में हूं, मैं सभी जगह ही जाता हूं, अब नहीं जाता। बाकी कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जहां मैं नहीं पढ़ाया होऊंगा। अब यहां पे ऐसे बोलूंगा ना, थोड़ी सी तारीफ लगेगी। बाकी आप लोग इस मामले में सौभाग्यशाली हो कि आप सही जगह आ गए। कोचिंग के मामले में एसआई के बैच खूब चल रहे, खूब है, और एसआई का कोर्स बहुत बड़ा है ना। जितनी शालीनता से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अब तक हिस्ट्री नहीं जाने कितनी बार कर चुका होता, पूरी करवा देते। बहुत टाइम हो गया यार, कितने दिन हो गए मेरे को पढ़ाते हुए? 3 महीने? हाँ, 2 महीने मान लो, 45 दिन मान लो, 45 दूनी 90 घंटे तो हो गए। 90 घंटे में से 15 मिनट आप ऐसे निकाल दो कि मैं आता हूं और जाता हूं, 10 मिनट लेट आया, उसमें 15 मिनट उसमें निकाल दो, 85 घंटे तो हो गए। अभी तक राजवंश ही चल रहे हैं। इतनी शालीनता से पढ़ा देने देगा क्या कोई? सिर्फ राजवंश चल रहे हैं। और जिस दिन आप आए थे ना, ऐसे मत सोचना कि क्या बोल रहे हैं, उस दिन आपने शायद इतना सोचा भी नहीं होगा कि इतिहास हमको इतना याद हो जाएगा। आपने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि हिस्ट्री हमको इतनी याद हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे ऊटपटांग सब्जेक्ट है। समझ में नहीं आया तो, यदि समझ में नहीं आया ना, तो दुनिया का सबसे बुरा सब्जेक्ट है ये, और यदि ज्ञान बैठ गया तो दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है ये। इसमें 2 तरीके होते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़कर
और एग्जाम के दृष्टि से पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अरे यार, महाराणा प्रताप 57 साल जिए थे, 57 ही जिए थे ना। अब 57 साल जीने की पूरी जिंदगी को अपन को 4 घंटे में पढ़ना है, तो 4 घंटे में पूरा पढ़ सकते हैं क्या? 4 घंटे में वो पढ़ना भी, और जो एग्जाम की दृष्टि से हो वो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना। इसलिए आपने आरएस मेंस देखा होगा ना, अब तो खैर कॉमन होने लग गया, हमारे टाइम पे मेंस सब्जेक्ट वाइज होता था। जब सब्जेक्ट वाइज हुआ करता था, बहुत कम लोग हिस्ट्री लिया करते थे, क्योंकि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ लिखना होता था। और इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, लिखना शुरू कर दिया तो स्टोरी लिखते रहते हैं अपन, दिक्कत ये आती है ना। एक बार लिखना शुरू कर दिया, पन्ना अध्याय को लिखना शुरू कर दिया, पन्ना अध्याय की स्टोरी लिखते रहेंगे अपन। अरे नहीं, स्टोरी नहीं लिखनी, सब तो फिक्स है, इतने शब्दों में इतना सब कुछ, और कम शब्दों में बहुत ज्यादा। मेरी आपने गंदी आदत देखी होगी, मैं सुनाता ज्यादा हूं, लिखाता कम हूं। नोटिस किया है? बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको सुना देता हूं, लिखाता नहीं हूं। पूछो क्यों? सुना इसलिए देता हूं कि नहीं सुनाया ना तो पता है क्या बोलेंगे, बताया ही ना है, ये तो बताया ही ना है। लिखाता क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है कहां तक का आने वाला है, कहां तक का आ सकता है पेपर में, ये बहुत अच्छे से पता है। मुलाकात तो पेपर के बाद करेंगे, मिलूंगा आपसे। आओगे? मजबूर कर दूंगा, क्योंकि ऐसा ही से काम नहीं चलेगा। आरएस सम्यक में बनाएंगे हम आपको। अभी तो नहीं बोल सकते यार, अभी तो देखो कल परसों सरकार आ जाएगी, क्या होती है क्या नहीं होती। मुझे कौशल भाई साहब की स्कीम बहुत अच्छी लगी थी, योजना बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो फ्री हैंड छोड़ रखा है, पढ़ाओ आप, समझाना, स्टोरी सुनाना, सुना दूंगा मैं आपको। याद नहीं कराया ना, ये सब स्टोरियां गड़मड़ हो जाएंगी, सब गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे मैंने एक जालौर की स्टोरी बताई होगी आपको, जो आप अभी तक तो मैं हूं इसलिए आप रेगुलरिटी में हो, थोड़े दिन पता है बाद में पता है क्या होगी। जो गुप्त रास्ता बताया ना सरसों वाला, वो तो चले जाएगा सिवाना में, और गौमांस जो मिलाया हो वो जालौर में मिल जाएगा। थोड़े दिन बाद में होगा तुम्हारे साथ ये कि गौमांस तो कहां मिल जाएगा, जालौर में, और जो गुप्त रास्ता बताया सरसों फेंकी थी, तो जो सरसों फेंकी थी ना वो आ जाएगी सिवाना में। स्टोरियों की ये दिक्कत है, स्टोरी कोई एक आध हो तब तो आदमी ध्यान रख ले, और 150 स्टोरी है यार, फिर भूल जाते हैं कौन सी किसकी स्टोरी हुआ करती थी। इसलिए याद रखना विशेष जरूरी हुआ करता है। कोशिश ये करूंगा कि एग्जाम में आपके पेपर में यहीं से पूरा मिल जाएगा, लेकिन ये मेरा वादा है, यदि इस कॉपी से नहीं मिला ना और मेरे दिए हुए क्वेश्चन से नहीं मिला तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाना। राजस्थान में कोई माई का लाल उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करके आएगा। इसके अलावा मैं आपको 400-500 क्वेश्चन और दूंगा, दे दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी टेंशन है, तुम्हारी नहीं है वो, है ना। तुम तो इस कॉपी को पढ़ते रहो, समय मिला तो मैं आपको स्क्रीन पे याद भी करवा दूंगा उनको। ये लो, ये वादा नहीं है, क्वेश्चन देने का वादा है, याद करवाने का वादा नहीं है। समय मिला तो करवा दूंगा। इसके अलावा मैं हिस्ट्री के आपको 400-500 दूंगा, और 400-500 ही कल्चर के। वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप एक ही लाइन में खत्म करोगे उनको। यदि इस कॉपी और क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन आता है ना, उसको आपको टच भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं करके आओगे ना, कोई नहीं करके आएगा उनको, वो आपकी मेरिट में काउंट नहीं होंगे। उनको यदि आपने करने की कोशिश की तो गारंटी 2 आएंगे, ऐसे 2 आएंगे, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है 3 भी आ जाए, लेकिन वो 3 30 जितने ज्यादा आएंगे तुम्हारे उतने ही मजे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया टच करेगी और उनको गलत करेगी। उनको, आप में से कोई ऐसा है जो कभी पॉइंटों में एग्जाम में रहा हो? पॉइंटों में रहा हो, 1 2 3, मैं बता दूं ये क्यों रहे हैं। तुमको नहीं पता, इन्होंने मुझे भी नहीं बताया, मैं बता रहा हूं क्यों रहे हैं। क्योंकि ये अपनी मर्जी से 4-5 क्वेश्चन करके आए थे जो नहीं आते थे इनको। ये 4-5 क्वेश्चन अपनी मर्जी से करके आए थे
जो इनको नहीं आते थे, और पता है क्या सोच के करके आए थे, का पता सही निकल गो तो गारंटी है मेरी, पेपर में यही सोचा है इन्होंने, पूछ लेना इनसे कि क्या पता ये सही निकल आया तो। ऐसा सोच के ये 4-5 करके आए थे, उनमें से एक भी सही नहीं निकला, और उन्होंने हमारे सही को नेगेटिव में और बदल दिया। जो हमारा सही था ना उसको और काट दिया उन्होंने। ये 5 चक्कर के आए होंगे कम से कम, और ये 5 चक्कर के आए, उनमें से एक भी सही नहीं था। और ये सपोज करो 6 करके आ गए ना, 6 की 6 गलत निकल गए, तो 2 हमारे और चले गए। मतलब जो 2 हमारे सही थे ना वो और कट गए, 2 सही कट गए। यदि वो 2 सही नहीं कट रहे होते तो ये आज यहां नहीं बैठे होते, ये नौकरी लग चुके होते। बता गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं बेटा? गलत बोल रहा हूं? जो आदमी पॉइंटों में रहता है ना वो इसी वजह से रहता है, क्योंकि वो 4-5 अपनी मर्जी से ऐसे करके आता है, और वो जो 4-5 करके आता है ना वो उसके गलत निकलते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कभी टच ही नहीं करने। आ जाओ एक स्टोरी सुनाता हूं तुमको। राजा था जगत सिंह द्वितीय। स्टोरी भी ऐसी है जैसी तुमको पसंद आएगी। जगत सिंह द्वितीय सुना दी? नहीं सुना? हाँ ना ना ना, गिंदो वो तो हो गई, गिंगोली तो हो गया। इट्स ट्रू, सच है जी। मेवाड़ मैंने आपको पढ़ा दिया, चौहाना में मैंने आपको सांवर, अजमेर, रणथंभौर ये पढ़ाए होंगे। मारवाड़ हो गया, बीकानेर हो गया, आमेर हो गया, और एक और है बड़ा जहां से क्वेश्चन आते हैं, गुर्जर प्रतिहार। ये 6-7 ही से जहां से बड़े मेन क्वेश्चन बनते हैं। यहां से आज की पोजीशन ऐसी है कि यदि इस कॉपी में से क्वेश्चन आ गया ना, मेरी गारंटी है खा जाओगे तुम उसको। छोड़ोगे क्या? कर रहे हैं, समझ लो वर्ड वर्ड का मतलब, दर्द दर्द करेंगे, नहीं करोगे गारंटी है। क्यों? वो भी आपको कंफ्यूज करेगा, वो ऐसा ऑप्शन डालेगा फिर तुम सोचेंगे अरे यार है तो इनमें से ही है तो इनमें से ही है। फिर वो बिल्कुल नजदीक आ गएगा, कुछ उसको गलत कर देंगे, कुछ उसको सही कर देंगे। इसके लिए क्या होगा? टेस्ट सीरीज। इसके बाद जितनी टेस्ट सीरीज दोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। उसके लिए मैं एक बार लेखराम सर से या कौशल सर से बात करूंगा, आपकी टेस्ट सीरीज की क्या व्यवस्था हुआ करती है। जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय एक दासी से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। दासी तो क्या बोल सकते हो, शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाना। बहुत मोहब्बत करने लगे थे, जिसका नाम था रस कपूर। रस कपूर से बेतोड़ मोहब्बत करने लगे थे। कौन? जगत सिंह द्वितीय। ये जगत सिंह द्वितीय तो छोरियों के चक्कर में जिंदगी निकली है इनकी। मैंने पहले भी बताया था, कृष्णा कुमारी, भीम सिंह सिसोदिया की बेटी कौन थी? कृष्णा कुमारी। सगाई हुई थी मारवाड़, भीम सिंह राठौड़ मर गया, करना चाहता मान सिंह राठौड़, कर किसके दी? जगत सिंह द्वितीय। दोनों जुड़ बैठे, कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध। छोरी के चक्कर में रस कपूर से बेतोड़ मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे कि रस कपूर को पासवान का दर्जा दे दिया था। अब बात यह आती है कि पासवान क्या हुआ करती है। कुछ दासियां जिनको राजा आभूषण पहनने का अधिकार दे दिया जाता था, उन्हें कहा जाता था पासवान। पासवान का दर्जा दे दिया। अब तुम कभी भी देखना, राज दरबार में राजा के शुभचिंतक लोग भी बहुत रहा करते थे। राजा के शुभचिंतक बहुत रहा करते थे, जैसे जैसे दुर्गादास राठौड़ था, है ना, ऐसे बहुत सारे रहते थे दरबार में। अब जगत सिंह द्वितीय का राजपाट में तो मन नहीं लग रहा, और रस कपूर में मन लग रहा। तो दरबार में लोगों ने बोला कि साहब आप ऐसा मत करो, आपका राजपाट में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा, आपका तो ध्यान ही नहीं है, आप तो एक ही जगह बिजी चल रहे हो। तो लोगों ने समझाया, लेकिन जगत सिंह द्वितीय नहीं माने। सरदारों ने देखा, इसको ही सल्टा दो यार, इसको साइड में करो, ये जब तक दिखेगी ना तब तक तो ये वहीं पर बिजी रहेंगे। और आमेर के, जयपुर के सरदार थे, उन्होंने रस कपूर को नाहरगढ़ में नजरबंद कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन जगत सिंह द्वितीय तो नहीं, हमको तो चाहिए, हमको उसके बिना तो हमारा मन नहीं लग रहा। इसलिए इस जगत सिंह द्वितीय का नाम ही पड़ गया कि ये तो बदनामी बहुत है यार, इसका तो बदनाम ही बहुत हो गया। इसलिए जगत सिंह द्वितीय को बदनाम शासक कहा जाता है।
बदनाम शासक कौन है? जगत सिंह द्वितीय। बदनाम शासक। इस जगत सिंह द्वितीय ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की। मैंने पहले बता दिया होगा। उस कृष्णा कुमारी घटना के साथ में भीम सिंह सिसोदिया, मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जगत सिंह द्वितीय ने सहायक संधि कब की थी? 1818। कब की थी? प्रेमिका कौन थी? रस कपूर। कौन थी? बदनाम शासक कौन है? जगत सिंह द्वितीय। कौन है? सहायक संधि कब की थी? 1818। कब की थी? इसके बाद शासक हुआ था राम सिंह द्वितीय। शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। ये राम सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय आमेर के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय आमेर के या जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? बीकानेर के कौन थे? क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन बोला अभी? सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह। नहीं बताया? आप बोले थे तो मैंने दोबारा पूछा था। मारवाड़ के कौन थे? तख्त सिंह। मारवाड़ के कौन थे? तख्त सिंह। आमेर के कौन थे? सॉरी, मेवाड़ के कौन थे? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के कोई नहीं, मैं 19 की 19 याद करवाऊंगा आपको, एक दो नहीं। 1857 की क्रांति के समय आमेर के राजा हुआ करते थे राम सिंह द्वितीय। आमेर के राजा राम सिंह द्वितीय हुआ करते थे। इन्होंने राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 की क्रांति में राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी। अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी सितार ए हिंद। उपाधि कौन सी? सितार ए हिंद। कौन सी? क्वेश्चन पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय जयपुर के राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? उपाधि कौन सी? सितार ए हिंद। कौन सी? इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी और एक क्षेत्र दिया गया था जिसका नाम था कोटपुतली। क्षेत्र कौन सा दिया? कोटपुतली। 1857 की क्रांति के समय राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? उपाधि कौन सी? सितारे हिंद। कौन सी? क्षेत्र कौन सा? कोटपुतली। क्षेत्र कौन सा? इसी 1857 में राम सिंह द्वितीय ने स्कूल ऑफ आर्ट्स, कला का विद्यालय, स्कूल ऑफ आर्ट्स, राम सिंह द्वितीय ने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? राम सिंह द्वितीय। किसने की थी? राम सिंह द्वितीय ने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी, जिस स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम बदल दिया था माधो सिंह द्वितीय ने। जिस माधो सिंह द्वितीय ने इसका नाम बदल कर दिया था मदरसा ए हुनरी। तो ध्यान रखना, स्कूल ऑफ आर्ट्स को क्या कहा जाता है? मदरसा ए हुनरी। क्या कहा जाता है? स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? राम सिंह द्वितीय। किसने की? क्रांति के समय कौन थे? राम सिंह द्वितीय। उपाधि कौन सी? सितारे हिंद। उपाधि कौन सी? क्षेत्र कौन सा? कोटपुतली। क्षेत्र कौन सा? स्कूल ऑफ आर्ट्स को क्या बोलते? मदरसा ए हुनरी। क्या बोलते? स्थापना किसने की? राम सिंह द्वितीय। किसने? राम सिंह द्वितीय के द्वारा राम प्रकाश थिएटर जयपुर में हुआ करता है, राम प्रकाश थिएटर। और यह राजस्थान का ही नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत का पहला नाट्य मंच बताया जाता है। संपूर्ण उत्तर भारत का पहला थिएटर राम प्रकाश थिएटर, स्थापना किसने की थी? राम सिंह द्वितीय। अब तुम जयपुर में रह रहे हो, जयपुर घूमना। अब बारिश का मौसम, कल बढ़िया मौसम था, चाहते तो आप घूमने जा सकते थे, जब भी मौका लगे आपका। जयपुर घूमने जाओगे तो अक्सर जयपुर में लोग शुरुआत करते हैं रामनिवास बाग से, क्योंकि यहां से जाओगे सबसे पहले आपको कौन सा बाग पड़ेगा? रामनिवास बाग। क्योंकि रामनिवास बाग के बाद फिर घूमना ही घूमना, रामनिवास बाग में जाओगे। कहां जाओगे? रामनिवास बाग। रामनिवास बाग जाओगे, रामनिवास बाग में देखोगे कि कुछ ही नहीं है, कबूतर ही कबूतर है। रामनिवास बाग में तो कबूतर बहुत ज्यादा है। फिर घोड़ों की सवारी हुआ करती है, तो आप इधर उधर घूमोगे तो चारों ओर देखोगे कि यार ये तो बगीचा है, ये तो बगीचा है। अब यदि कोई बगीचे का कोई बना रहा है तो बगीचे का कोई नक्शा होगा क्या? बगीचे का नक्शा नहीं होता। बगीचे की, यदि आपने कोई खेत बनाया है,
खेत को उबड़ खाबड़ था, कुछ भी था, खेत को प्लेन किया, कुछ और बनाया है, तो बताओ उस खेत को समतल करने की या फिर उसे पेड़ पौधे लगाने की योजना बनाई जाएगी या नक्शा बनाया जाएगा? योजना क्या बनती है? हमेशा गार्डन वगैरह बनने की योजना बनती है। और मकान बनाओगे तो योजना बनाओगे या नक्शा? नक्शा। जब बिल्डिंग बनती है तो उसका नक्शा बनाया जाता है, नक्शा जो बनता है उसको बोलते हैं वास्तु। क्या बोलते हैं? वास्तु। और पेड़ और कोई गार्डन वगैरह बनाया जाता है उसको बोलते हैं योजना। तो रामनिवास बाग के वास्तुकार नहीं, योजनाकार। रामनिवास बाग के योजनाकार, और योजनाकार हुआ करते थे डी फीवैक। रामनिवास बाग के योजनाकार कौन थे? डी फीवैक। कौन थे? चारों ओर घूम घाम लोगे, बढ़िया गार्डन है, फिर देखोगे बीच में यार ये बढ़िया महल बना हुआ है, एक अलग सा ही घर जैसा बना हुआ है, अलग ही हुआ करता है, उसका नाम है अल्बर्ट हॉल। रामनिवास बाग में ही है ये। रामनिवास बाग में कौन सा हॉल है? अल्बर्ट हॉल। कौन सा हॉल है? अब बताओ, अल्बर्ट हॉल बनेगा तो अल्बर्ट हॉल की वास्तु होगी या योजना होगी? तो इसके वास्तुकार हुआ करते थे, और वास्तुकार हुआ करते थे स्टीफन जैकब। स्टीफन जैकब। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे? स्टीफन जैकब। कौन थे? रामनिवास बाग के योजनाकार डी फीवैक। योजनाकार। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार स्टीफन जैकब। कौन थे? क्रांति में अंग्रेजों की सहायता किसने की? राम सिंह द्वितीय। किसने की? उपाधि कौन सी? सितारे हिंद। कौन सी? क्षेत्र कौन सा? कोटपुतली। क्षेत्र कौन सा? 1857 में किसकी स्थापना की? स्कूल ऑफ आर्ट्स। किसकी? स्कूल ऑफ आर्ट्स को क्या बोलते? मदरसा हुनरी। क्या बोलते? बाग कौन सा? रामनिवास बाग। बाग कौन सा? योजनाकार डी फीवैक। योजनाकार। हॉल कौन सा? अल्बर्ट हॉल। हॉल कौन सा? वास्तुकार स्टीफन जैकब। वास्तुकार। वास्तुकार स्टीफन जैकब हुआ करते। अब आपने देखा होगा जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर। गुलाबी नगर बोलते हैं, पिंक सिटी। जयपुर का रंग कैसा है? गुलाबी। कैसा? वेरी गुड। गलत है, जयपुर का रंग है गेरुआ। जयपुर का रंग गुलाबी नहीं है, जयपुर का रंग है गेरुआ। इसी राम सिंह द्वितीय ने करवाया था 1868 में। जयपुर का रंग हुआ करता है गेरुआ, लेकिन अंग्रेजों को, बेटाओं को गेरुआ की अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजों को गेरुआ की अंग्रेजी नहीं आती। उन्होंने मिलता जुलता देखा कि गेरुआ से मिलता जुलता, ओ पिंक, और उन्होंने बोल दिया पिंक सिटी। अपन तो कॉपी पेस्ट करने में माहिर हैं, अपन ने पिंक सिटी का हिंदी में अनुवाद कर दिया गुलाबी नगरी। और जयपुर को क्या कहा गया? गुलाबी नगरी। वाकई में जयपुर का रंग गुलाबी नहीं, कैसा? गेरुआ। 1868 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि एक राजकुमार थे एडवर्ड पंचम, उनका आना हुआ, जब वो आए थे तो उनकी स्मृति में जयपुर का रंग कैसा करवा दिया? गेरुआ। लेकिन जयपुर को वर्तमान में क्या कहा गया? पिंक सिटी। जी कल लोग कह रहे हो कुछ खाए पिए कर बादाम फादाम खाए कर गोलिन की जगह कर देना यार ये बंद। एक छोरी मर जाएगी। जयपुर का रंग कैसा? गेरुआ। कैसा? जयपुर को क्या बोल दिया? पिंक सिटी। क्या बोल दिया? और पिंक सिटी जयपुर को कहा था स्टैनले हेल ने। जयपुर को पहली बार पिंक सिटी किसने कहा? स्टैनले हेल। किसने कहा? और स्टैनले हेल की पुस्तक हुआ करती थी द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। स्टैनले हेल की पुस्तक कौन सी? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। कौन सी? जयपुर का रंग गेरुआ किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय। किसने? जयपुर को क्या कहा? पिंक सिटी। क्या कहा? किसने कहा? स्टैनले हेल। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। कौन सी? अपन ने अनुवाद किया, अपन ने क्या कर दिया? गुलाबी नगरी। और जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। राम सिंह द्वितीय जब राजा बने थे तो नाबालिग थे, बहुत छोटी उम्र हुआ करती थी, तो इनका पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था लुडलो।
पॉलिटिकल एजेंट कौन था? लुडलो। लुडलो ने कहा कि ये जो कुप्रथाएं हुआ करती है इनको बंद करो। जैसे मेवाड़ में किसने बंद की थी? राजा कौन था वो? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह के साथ एक सती हुई थी यार, एंजा भाई। कौन हुई? वो हुई थी 1947 में हुई थी सर। अच्छा 61, कौन सा 61? 1861। कौन सा? ये मेवाड़ की पहली घटना हुआ करती थी ना। अच्छा अंतिम थी क्या? हाँ, यह मेवाड़ के इतिहास में सती होने की अंतिम घटना थी। यदि आप 100% प्रेजेंट रहोगे ना, तो मैं इस तरह से जो डिस्कस करता हूं, ये सबसे बड़ा तरीका है याद करने का। मैं जब बोलूंगा तो मैं अब ऐसे बुलवाता हूं तब तो क्या थ्योरी चलती रहती है, लेकिन जब मैं बोलता हूं ना तब तुम्हारा आईक्यू लेवल से तुमको खुद को उत्तर देना है। 1861 में महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में एंजाबाई सती हुई थी। यह मेवाड़ के इतिहास में सती होने की अंतिम घटना। लुडलो ने कहा था बंद करो ये सारी प्रथाएं, जितनी भी कुप्रथाएं हुआ करती हैं। आप समाधि लेते हो, समाधि प्रथा खत्म करो इसको। आप लोग सती होते हो, सती प्रथा खत्म करो इसको। तो चलने वाली जितनी भी कुप्रथाएं हुआ करती थी, कुप्रथाओं पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया? लुडलो। किसने? किसके समय पर? राम सिंह द्वितीय। किसके समय पर? क्रांति के समय राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? स्थापना किसकी की? स्कूल ऑफ आर्ट्स। किसकी? स्कूल ऑफ आर्ट्स को क्या बोलते? मदरसा-ए-हिंद। क्या बोलते? उपाधि कौन सी? सितारे हिंद। कौन सी? क्षेत्र कौन सा? कोटपुतली। कौन सा? बाग कौन सा? रामनिवास बाग। बाग कौन सा? योजनाकार डीफी वैक। योजनाकार हॉल कौन सा? अल्बर्ट हॉल। हॉल कौन सा? वास्तुकार स्टीफन जैकब। वास्तुकार जयपुर का रंग कैसा? गेरुआ। कैसा? क्या बोलते? पिंक सिटी। क्या बोलते? किसने कहा? स्टैनले हेल। किसने? पुस्तक कौन सी? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। पुस्तक कौन सी? पॉलिटिकल एजेंट लुडलो। पॉलिटिकल एजेंट। कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास किसने किया? लुडलो। किसने? जयपुर में आपने कॉलेज का नाम सुना होगा, महाराजा कॉलेज सुनाए, और सुना होगा महारानी कॉलेज सुनाए। देखो दो कॉलेज हैं, एक महाराजा अलग है और महाराज अलग है, दो अलग अलग कॉलेज हैं। महाराजा तो बीएससी वाला है, महारानी महाराजा आमने सामने। एक महाराज संस्कृत कॉलेज भी हुआ करता है। कनौडिया के लिए आप जाओगे राम गांधीनगर सर्किल से की तरफ, गांधीनगर मोड़ से, तो वहां एक महाराज कॉलेज मिलेगा। वो महाराज कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज स्थापना किसने की थी? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने महाराजा, महारानी, महाराज कॉलेजों की स्थापना की थी। महाराज कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेजों की स्थापना किसने की थी? राम सिंह द्वितीय। किसने? क्रांति के समय राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। सहायक संधि के समय क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय। क्रांति के समय सहायक संधि के समय जगत सिंह द्वितीय। सहायक संधि के समय जगत सिंह द्वितीय को क्या बोलते? बदनाम शासक। क्या बोलते? बदनाम शासक कौन है? जगत सिंह द्वितीय। इसके बाद एक शासक हुआ था माधो सिंह द्वितीय, बड़ा खतरनाक आदमी। जयपुर में सबसे पहले तो इसने कहा पत्र वत्र की व्यवस्था चालू करो, लेटर वेटर की व्यवस्था चालू करो, पोस्ट कार्ड वोस्ट कार्ड चालू करो। तुमने नहीं देखे होंगे, तुमने तो डाक टिकट ही नहीं देखे। पहले हम जब हुआ करते थे तब दो तरह के पत्र चलते थे, एक तो पोस्ट कार्ड और एक अंतरदेशी। अंतरदेशी अलग था और पोस्ट कार्ड अलग था। अंतरदेशी में तो खास बात जाती थी, मतलब बिल्कुल, हाँ जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि उसमें जो लिखा जाता था ना उसको चारों ओर से चिपका दिया जाता था, कोई पढ़ ना ले, बिल्कुल पैक होके जाता था। पोस्ट कार्ड जाता वो खुला जाता, कोई भी पढ़ ले इसको। और वो पोस्ट कार्ड किसने चालू किया था? माधो सिंह द्वितीय। किसने? जयपुर में पोस्ट कार्ड किसने शुरू किया था? माधो सिंह द्वितीय। किसने? एक बार अंग्रेज राजकुमार था एडवर्ड सप्तम, उसका राज्याभिषेक होना था, ब्रिटेन जाना था इनको। अब अपने गांव में कल्चर हुआ करती है, अपन उसको अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, पहले मैं एक बार कल्चर के हिसाब से बता देता हूं। अपने गांव में ऐसी कल्चर हुआ करती है कि यदि पहले प्लेन थोड़ी थे, जहाज थे, पानी के जहाज हुआ करते थे, पानी के जहाजों में बैठ के जाया करते थे कहीं जाना था तो। जब पानी के जहाजों में बैठ के जाते थे, अपने यहाँ पर आज भी ऐसी मान्यता हुआ करती है कि यदि आप समुद्र लांग के जाते हो,
समुद्र से निकल के जा रहे हो तो गांव में ऐसी मान्यता हुआ करती है कि आपको फिर उसके बाद नहाना पड़ता था, अपवित्र माना जाता था। समुद्र लांग के जब जा रहे हो उसे अपवित्र माना जाता था, तो लोग बोलते थे कि उसके बाद नहाना होगा। अपने बुजुर्ग लोगों ने जितनी भी कल्चर बनाई है ना, ये सारी साइंटिफिक है, पूरी की पूरी कल्चर साइंटिफिक है। अब तो साइंस भी इस बात को मानने लग गई कि बुजुर्गों ने जो बात कही है वो सही है। अपन के बुजुर्ग लोग बोला करते थे, मैं बता रहा हूं, कि रात को शीशम के पेड़ के नीचे नहीं सोते। सॉरी, गांव में ऐसे बोलते हैं कि शीशम का पेड़ आंगन में नहीं लगाते, गांव में आंगन में शीशम का पेड़ नहीं लगाने देते। अब लोग पहले क्या ऐसे नहीं मानते थे, तो लोग इसे शुभ अशुभ के नाम से जान लिया करते थे कि ये काम शुभ और ये काम अशुभ है। जैसे जामुन का पेड़ नहीं लगाने देते आंगन में, बोलते हैं अशुभ रहता है ये तो। पीपल का, सॉरी, शीशम का पेड़ अशुभ रहता है ये तो, गांव में से बोलते हैं, क्योंकि पहले लोग इसमें विश्वास ज्यादा करते थे कौन सा काम शुभ है और कौन सा अशुभ है। कोई मकान खरीद रहे हैं तो मकान टी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। टी पॉइंट में मतलब सामने सीधा सीधा, यदि कोई रोड सीधा सीधा किसी मकान में जा रहा है कि अशुभ रहता है ये तो, क्योंकि लोग उसमें विश्वास करते थे। उन्हें साइंस आज कबूल करती है और साइंस उन्हें अपने हिसाब से पेश करती है। जैसे मैं इन 3 चीजों का उदाहरण देता हूं, बाकी आप जो भी बोलोगे मैं साइंस के आधार पर बता दूंगा कि वो इस तरह से सही हुआ करती। शीशम का पेड़ जो है ना, आंगन में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि शीशम का पेड़ बहुत ठंडा रहता है, जामुन का पेड़ बहुत ठंडा रहता है। इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है ना, बहुत ठंडा हुआ करता है, और ठंडा नेचर होने के कारण कीड़े मकोड़े इन पेड़ों पे ज्यादा होते हैं। इनकी प्रकृति बहुत ठंडी हुआ करती है, और प्रकृति ठंडी होने के कारण कीड़े मकोड़े इन पेड़ों पर रहा करते हैं। शीशम के पेड़ पर देखना आपको हमेशा कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे, चंदन के पेड़ पे देखना हमेशा मिल जाएंगे आपको। अरे कुछ नहीं मिलेगा ना तो चींटा तो हमेशा ही मिलेंगे। ठंडी प्रवृत्ति है। टी पॉइंट पे मकान क्यों नहीं लिया करते थे? कि टी पे इसलिए नहीं लिया करते थे, अशुभ बता दिया। कि अशुभ क्यों बता दिया? कोई बाइक आ रही है, कार आ रही है, दिन में आ रही है तो भी सामने घर में नजर जा रही है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपके घर की प्राइवेसी खत्म हो गई, आपके घर में आप पर्सनल लाइफ खत्म हो गई आपकी, क्योंकि जो आ रहा है ना वही आपको देख रहा है। दिन के बाद रात की बात करें तो रात में चाहे सो रहे हैं, सीधी लाइट आ रही है, लाइट का रिफ्लेक्शन सामने पौ पौ, ना तो सोने दे रहे ना कुछ करने दे रहे। लोगों ने इसको सुबह सुबह बोल दिया। ए यार, मैं खूट काट दूंगा तुमने। हम बोल जाते हमारे दिमाग में कोई बात ही नहीं है, और तुम लोग जो फिर गांव के लोगों ने कहा था कि टी पॉइंट पे यदि कोई मकान है तो उसमें शीशा लगा दो। वास्तु का बोल दिया कि उसमें शीशा लगा दो। शीशा कोई वास्तु नहीं है। शीशा इसलिए कि जब गाड़ी जाती है रात को, लाइट ऑन हुई, शीशा में रिफ्लेक्शन पड़ता है, बेटा लाइट दोबारा खुद को ही दिखती है, अपने आप लाइट कम करेगा। लाइट जला दी, लाइट ऑन कर दी, सामने दी लाइट, शीशा लग रहा है तो वापस रिफ्लेक्शन खुद की आंखों पे आएगा नहीं आएगा? आदमी मजबूरन लाइट को उसको धीरे करेगा, क्योंकि वो इतनी तेज रिफ्लेक्शन आएगा कि ड्राइव नहीं कर पाएगा। धीरे करेगा, धीरे करेगा तो मकान में कोई दिखेगा नहीं। ये सब वास्तु जो है, ये शुभ अशुभ जो है, ये सब साइंस मानती है इन लोगों को। पहले माना गया था कि आप समुद्र लांग के जाते हैं ना तो आपको अपवित्र मान लिया जाता था, आपको स्नान करना पड़ेगा। साइंस अब मानती है कि समुद्र लांग के जाते हैं ना उसके बाद आदमी को नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि समुद्र में लवणता बहुत ज्यादा होती है। अरे समुद्र का पानी पीने का होता है क्या? बहुत ज्यादा लवणता है, और लवणता में आप 2 4 5 घंटे रह के निकलोगे ना, पूरी चमड़ी किचर पिचर समझते हो, तो ऐसी हो जाएगी। हो सकता है कोई आपके चर्म रोग भी हो जाए, क्योंकि 3 घंटे आप नमक का वातावरण आपको मिलेगा, नमक की हवा आपको मिलेगी, आपके चर्म रोग होने की उम्मीदें रहती हैं। इसलिए आपको जल यात्रा करने के बाद स्नान करना चाहिए, ऐसा साइंस बोलती है। माधो सिंह ने कहा ओके, अपन जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं। माधो सिंह ने कहा वीआईपी हल्के थोड़ी हैं, चांदी के पात्र लिए जाएं, चांदी के बड़े बड़े पात्र लिए जाएं। और चांदी के 2 बड़े बड़े पात्र लिए गए थे, और बोला कि हल्का फुल्का पानी नहीं, गंगा जल भरो इनमें, पवित्रता की देवी गंगा जल भरो। और चांदी के 2 बड़े बड़े पात्रों में गंगा जल ले गया। कौन लेके गया था गंगा जल? माधो सिंह। माधो स्टैंडर्ड आदमी थे, माधो सिंह ले गया था गंगा जलों में, सॉरी चांदी के पात्रों में गंगा जल भर के लेके गया था। कौन? माधो सिंह। वहां जा गए तो वहां स्नान कर लिया, गंगा स्नान किया। सर उधर से आए तो, उधर से तो भारत में ही आ रहे,
यहाँ तो खूब गंगा जल है, यहाँ तो नारिंग है, लेकिन चांदी के पात्रों को छोड़ के नहीं आया। कौन छोड़ेगा यार? बोलेंगे लो इनको, ले चलो इनको, और उनको ले आए। वो आज भी सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। माधो सिंह ब्रिटेन यात्रा के लिए जब गए थे तो चांदी के पात्रों में गंगा जल लेके गए थे। चांदी के पात्र में गंगा जल लेके गए थे। चांदी के पात्रों में जब गंगा जल लेके गए थे, वो चांदी के पात्र आज भी सिटी पैलेस कहां पर है? जयपुर। किसने बनवाया? चंद्रमहल ने। किसने? कितने मंजिला? 9 नहीं 7। कितने दरवाजे भी? कितने? 7। कितने? वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? तो ध्यान रखना, माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर में पोस्ट कार्ड जारी किए थे। माधो सिंह द्वितीय एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में गए थे तो चांदी के पात्रों में गंगा जल लेके गए थे। और राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर के राजा थे मान सिंह द्वितीय। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एक, अब आपको आंसर करना है। ऑप्शन बोल रहा हूं फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं फिर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। क्वेश्चन सुनना। अब थोड़े से शेड्यूल वैसा हो गया हमारा यार, क्लासें कम करना चाहते हैं, क्लासें कम भी नहीं हो रही, कम पढ़ाना चाह रहे हैं, मजबूरी हो गई। अब ज्यादा पढ़ाने से पता है कैसी हालत हो गई, अब 13 घंटे पढ़ा रहे तो पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है और हम बोलते रह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आने, एक ही काम को आप 13 घंटे करो, उसी शब्द को आप 13 घंटे बोलो और बरसों से बोलते आ रहे हैं। फिर आदमी, कई बार आपने देखा होगा, कोई जैसे नाव चलाने वाला होता है, वो कुछ ही करता रहता है, चलाता रहता है, ऐसी हालत हो जाती है ना। कोई बाइक चलाने में बहुत एक्सपर्ट होता है ना, बाइक चला रही है, कान मोबाइल निकाल लिया, कान के लगा लिया, हाँ रोक अभी, रुक जा। तो ऐसी हालत हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में इतना वो लीन हो गया कि उसके वो रिदम में हो गया। तो अब हमारा कई बार क्या दिमाग चलता रहता है, वो करते रहते हैं। अभी मेरे को बहुत तीसरी बार में जाके बोला गया मेरे से ये बात कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ऑप्शन लिख रहा हूं। क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर के राजा कौन थे? अरे रुको, इतना आसान होता तो मैं देता क्या। अरे रुक जा, मानसिंह द्वितीय, जब ही तो पॉइंट में रह गई। देख इधर, अब बोलना, ऑप्शन दे रहा हूं। राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर के राजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह, सवाई राम सिंह तृतीय, सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बताओ। ए वाले कितने? बी वाले? ए वाला 1, बी वाले 3 4 5, सी वाले, डी वाले, ई वाले। आप बी पे भी थे बना? अच्छा, बी पे पीछे वाले थे। सवाई मान सिंह। पूछो क्यों? क्योंकि मानसिंह प्रथम के समय तो सवाई की उपाधि नहीं थी। मानसिंह प्रथम जब था ना, तो मानसिंह प्रथम के तो समय सवाई था ही नहीं। सवाई की उपाधि है वो द्वितीय के समय ही है। नहीं आई समझ में? मानसिंह प्रथम के समय तो सवाई था ही नहीं। सवाई की उपाधि जो है वो मानसिंह द्वितीय के टाइम पे ही है। जैसे मैंने ये उदाहरण जयसिंह के साथ में कई बार और बोला था कि यदि मिर्जा राजा जयसिंह लिखा हुआ मिल रहा है तो वो मतलब है जयसिंह प्रथम, और सवाई जयसिंह लिखा हुआ मिल रहा है तो मतलब उसका जयसिंह द्वितीय है, चाहे उसके सामने द्वितीय लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है। उसी प्रकार से मानसिंह प्रथम के समय तो सवाई था ही नहीं।
सवाई की उपाधि जो थी ये मानसिंह द्वितीय के समय थी। तो या तो आपको मानसिंह द्वितीय लिखा हुआ मिलेगा, मानसिंह द्वितीय यदि लिखा हुआ नहीं मिला तो आपको सीधा सवाई मानसिंह भी लिखा हुआ मिल सकता है। ध्यान रखना इस बात का कि कई बार सीधा सवाई मानसिंह लिखा हुआ आ गया तो आप ये मत सोचना कि ये गलत है, वो सही है। यदि सवाई मानसिंह भी लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब मानसिंह द्वितीय होगा। तो एकीकरण के समय जयपुर के राजा कौन थे? मानसिंह द्वितीय। कौन थे? या सवाई मानसिंह। राजस्थान का एकीकरण जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जयपुर रियासत का विलीनीकरण चौथे चरण में हुआ था। जयपुर रियासत का विलीनीकरण चतुर्थ चरण में हुआ था। पहले चरण में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। द्वितीय चरण में 9 रियासतें थी, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापुरा, टोंक। दूसरे चरण में 9 रियासतों में उदयपुर को मिला के तीसरा बनाया और तीसरे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिला के चौथा बनाया था। और चौथे चरण में मानसिंह द्वितीय को एकीकरण के समय राज प्रमुख बनाया गया था जी। इसके बाद में इस राज प्रमुख का पद राज्यपाल हो गया था और राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, प्रथम महिला थी। राज प्रमुख राजस्थान के चतुर्थ चरण में राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय। कौन थे? फटाफट से बोलना शुरू करना। जगत सिंह द्वितीय की प्रेमिका कौन थी? रस कपूर। कौन थी? रस कपूर को काय का दर्जा दिया? पासवान। किसका? बदनाम शासक कौन है? कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि किसने की? जगत सिंह द्वितीय। किसने की? क्रांति के समय राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? स्कूल ऑफ आर्ट्स को क्या बोलते? मदरसा ए हुनरी। क्या बोलते? स्थापना किसने की? राम सिंह द्वितीय। किसने की? उपाधि कौन सी? सितारे हिंद। उपाधि कौन सी? क्षेत्र कौन सा? कोटपुतली। क्षेत्र कौन सा? बाग कौन सा? रामनिवास बाग। बाग कौन सा? योजनाकार डीवी वैक। योजनाकार हॉल कौन सा? अल्बर्ट हॉल। हॉल कौन सा? वास्तुकार स्टीफन जैकब। वास्तुकार। जयपुर का रंग कैसा? गेरुआ। कैसा? जयपुर को क्या बोला? पिंक सिटी। क्या बोला? किसने कहा? स्टैनले हेल। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। पुस्तक कौन सी? पॉलिटिकल एजेंट लुडलो। कुप्रथाओं पर रोक किसने लगाया? लुडलो। किसने? पोस्ट कार्ड किसने जारी किया? माधव सिंह द्वितीय। किसने? चांदी के पात्रों में गंगा जल कौन लेके गया? माधव सिंह द्वितीय। एकीकरण के समय कौन थे? मान सिंह द्वितीय। कौन थे? बदनाम शासक कौन है? बदनाम शासक। प्रेमिका कौन थी? रस कपूर। कौन थी? सहायक संधि किसने की? जगत सिंह द्वितीय। किसने की? क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय। क्रांति के समय उपाधि कौन सी? सितारे हिंद। उपाधि कौन सी? क्षेत्र कौन सा? कोटपुतली। क्षेत्र कौन सा? स्कूल ऑफ आर्ट्स को क्या बोलते? मदरसा ए हुनरी। क्या बोलते? स्थापना किसने? राम सिंह द्वितीय। किसने? जयपुर का रंग कैसा? गेरुआ। कैसा? जयपुर को क्या बोलते? पिंक सिटी। क्या बोलते? किसने कहा? स्टैनले हेल। किसने? पुस्तक कौन सी? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। कौन सी? कुप्रथाओं पर रोक किसने लगाई? लुडलो। किसने? बाग कौन सा? रामनिवास बाग। बाग कौन सा? योजनाकार डीवी वैक। योजनाकार हॉल कौन सा? अल्बर्ट हॉल। हॉल कौन सा? वास्तुकार स्टीफन जैकब। वास्तुकार। क्रांति के समय राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? पोस्ट कार्ड किसने जारी किया? माधव सिंह। किसने? जलपात्र गंगा जल कौन लेके गया? माधव सिंह द्वितीय। कौन से पैलेस में? सिटी पैलेस। कौन सा? और एकीकरण के समय कौन थे? मान सिंह द्वितीय। कौन थे? लिखो एक बार, सिटी पैलेस ही ले रहा है, पहले तो वही लिख लो ना। मेरे को एक बार दिखाओ क्या चला है। प्रताप सिंह चल रहा है, तो इसमें कहां लिखोगे आप सिटी पैलेस? सवाई जयसिंह के वहां पर कहीं पे थोड़ी सी जगह हो ना, तो छोटे छोटे अक्षरों में लिख लो, है ना। ये लिख लीजिएगा, ये इतिहास कल्चर में न जाने कितनी बार आ जाएगा।
अभी जो तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, ये कल्चर में जाने कितनी बार आएगी, स्थापत्य कला में फिर आ जाएंगे ये सारे के सारे वापस, रीति रिवाजों में फिर आ जाएंगे सारे के सारे वापस। हम्म।
थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं क्या अभी छोड़ूंगा क्लास, आधा घंटे का आपका ब्रेक है ना। और हम भी यही जाते थे है ना, दूसरे सब आएंगे तो भी क्या